हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं। ये उस चर्चित कविता के शब्द हैं जो कर्पूरी ठाकुर ने आजादी की लड़ाई के दिनों में लिखी थी। और जब उन्होंने मशाल थाम ली तब एक और कवि ने उनके ऊपर एक और कविता लिखी। वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, बहुतों की नजर में सिर फिरा है। वो आदमी जो भीड़ में घिरा है, दरअसल परमात्मा नहीं, भीड़ की आत्मा है। जी हां, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को देखा है उनके लिए कर्पूरी ठाकुर के विराट व्यक्तित्व की छाया ऐसी ही थी। कर्पूरी ठाकुर न सिर्फ बिहार बल्कि देश के एक अनूठे नेता थे। विलक्षण प्रतिभा वाले, कई मायनों में दुर्लभ गुणों वाले, कर्मयोगी राजनेता। स्कूल से निकलते ही समाजवादी धारा से जुड़े तो फिर आजीवन समाजवादी ही हो गए। विचारों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं, शब्द और कर्म में समानता बनाए रखी। डॉक्टर लोहिया जिसे कथनी और करनी में एकता कहते थे, हमेशा उसी राह के राही बने रहे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बहुआयामी व्यक्तित्व के नेता थे। उन्होंने समतामूलक समाज के निर्माण के लिए ऐतिहासिक काम किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आरक्षण के लिए कदम उठाया। समाज के वंचित और पिछड़े समुदाय को सत्ता में हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व देने की पहल की। कर्पूरी ठाकुर का विरोध भी हुआ, पर दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और विवेक से कर्पूरी ठाकुर ने चुनौतियों को पार कर नजीर कायम की। कर्पूरी ठाकुर के बारे में लिखते हुए पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा कबीर की पंक्तियों के सहारे कर्पूरी बाबू के जीवन पर लिखते हैं कि दास कबीर ओढ़ी जतन से, जस की तस धर दीनी चदरिया। उन्होंने 1968 में कहा था कि रामनाथ, हम तो नहीं कुछ कर पाए अपने परिवार के लिए, लेकिन तुम पढ़ने में तेज हो, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, इसलिए तुम खूब पढ़ो और नौकरी करो, और मेरे माता पिताजी को भी देखना, मेरे भाई को भी देखना, मेरे भावों को भी देखना, और उसके साथ साथ तुम अपनी माँ को भी देखना। ये मेरी प्रबल इच्छा है। कर्पूरी बाबू को लेकर पूर्व राष्ट्रपति ने लिखा कि वे राजनीति के सहारे नहीं चलते थे, बल्कि राजनीति उनके सहारे चलती थी। वे आजीवन कभी स्वतंत्र नेता नहीं रहे, किसी न किसी के अधीन काम करते रहे। लोहिया, जयप्रकाश, राजनारायण, चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के अधीन रहकर काम करते रहे, लेकिन उनका स्वतंत्र ओज इतना था, व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, सरोकारी और जादुई था कि वे अपने जीते जी जननायक कहलाने लगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर्पूरी बाबू को याद करते हुए कहते हैं कि अगर वो होते तो 24 जनवरी 2024 को अपनी 100वीं सालगिरह मना रहे होते। वो 64 की उम्र में 17 फरवरी 1988 को ही इस दुनिया से विदा हो गए। दरअसल सियासत के जिस दौर में कर्पूरी बाबू हमें छोड़कर गए, उस दौर की राजनीति के पेंच कसने के लिए उनकी जरूरत और बढ़ गई थी। लोकतंत्र को अपना धर्म मानने वाले कर्पूरी जब जब चुनाव मैदान में उतरे, तब तब चुनाव का पहला चंदा लेने वो अपनी मां के पास गए। कभी 1 आना तो कभी 8 आना। उन्होंने चुनाव में धन के दुरुपयोग की जगह उसके न्यूनतम उपयोग की सीमा को समझा और समझाया भी। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व कौशल का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि महज 14 साल की उम्र में उन्होंने युवाओं को जोड़ नवयुवक संघ की स्थापना कर दी थी, लाइब्रेरी शुरू की और उसे संचालित भी किया। स्वातंत्र समर में वो आजाद दस्ते के नायक थे और आजादी के इसी संघर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए। समाजवाद कर्पूरी ठाकुर का आदर्श था। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने
जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया तो कर्पूरी बाबू को दरभंगा जिले का महामंत्री बनाया। इस दौरान कर्पूरी बाबू ने बिहार में इस पार्टी का विस्तार किया। कर्पूरी जी ने सैद्धांतिक राजनीति भी की, प्रतिबद्धता की राजनीति की। उनकी राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण की छत्रछाया में हुई। तब जयप्रकाश नारायण समाजवादी आंदोलन के सब कुछ होते थे। इस तरह वो डॉक्टर लोहिया के भी संपर्क में आए, तो उनके जो मेंटर्स थे वो समाजवाद के जो जनक लोग थे। मैं गौरवान्वित भी हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का मैं बेटा हूँ। मेरी एकेडमिक करियर खूब ठीक नहीं है, लेकिन वो अध्ययनशील थे, वो विचारवान थे, वो व्यवहारिक थे। उस चीज़ को मैंने धारण किया, मैंने अपने आप में किया। देश आजाद हुआ। 1952 में पहला आम चुनाव आया। कार्यकर्ता और नेता चाहते थे कि कर्पूरी बाबू चुनाव लड़े, पर उन्होंने मना कर दिया। बड़े नेताओं के कहने पर कर्पूरी जी चुनाव लड़ने को तैयार हुए। कार्यकर्ताओं ने चंदा जुटाया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने तय किया कि चंदा चवन्नी और अठन्नी से ज्यादा न जुटाया जाए। जिद्द कर जयप्रकाश की पत्नी प्रभावती देवी ने उन्हें 1952 के चुनावी चंदे में 5 रुपए दिए, जो उनके चुनाव का सबसे बड़ा चंदा था। कर्पूरी ठाकुर ने 1952 में पहली बार चुनाव जीते। इंदिरा गांधी हत्या के बाद हुए चुनाव में उभरी सहानुभूति की लहर में नहीं टिक पाए और लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन उसके पहले और उसके बाद उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। चंदे को समाज का आशीर्वाद मान उसकी एक पाई भी उन्होंने कभी अपने काम में नहीं ली। ये उनका अपना बनाया हुआ नियम था। कर्पूरी ठाकुर का जीवन मूल्यों से पटा पड़ा है। उन्होंने अपनी सामाजिक छवि का इस्तेमाल कभी अपने परिवार के लिए नहीं किया। उनके छोटे पुत्र वीरेंद्र, जिन्हें हृदय रोग था, उनके लिए कार्यकर्ताओं ने 33,000 रुपए इकट्ठा किए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें पार्टी फंड में जमा करा दिया, जिस पर कोई बोल नहीं पाया। जिसके बाद बहुगुणा जी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर उन्हें ऑपरेशन के लिए भेजा, तब ऑपरेशन हो सका। सीएम रहते कर्पूरी ठाकुर की बेटी की शादी तय हुई। लड़का देखने जाना था, उसके लिए सीएम का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पहले ट्रेन और फिर टैक्सी लेकर लड़का देखने पहुंचे। शादी गांव में की। पारिवारिक संस्कार सरकार का समारोह न बन जाए, इसके लिए पानी के जहाज तक को रुकवा दिया। अपने सहायक के तौर पर उन्होंने जिस पत्रकार को चुना वो थे सुरेंद्र किशोर। उन्हें अपने साथ ये कहकर लिया कि तुम समझदार भी हो और ईमानदार भी। आमतौर पर दोनों बातें एक साथ नहीं मिलती, इसलिए तुम मेरे साथ काम करो। सुरेंद्र किशोर ने भी पत्रकारिता के अपने तेवर को बनाए रखा। 1977 में जेपी के प्रस्ताव के बावजूद भी वो चुनाव नहीं लड़े और आज भी पत्रकारिता के धर्म को ही निभा रहे हैं। सुरेंद्र किशोर कर्पूरी ठाकुर के आधिकारिक जीवनीकार हैं। एक संस्मरण में वो बताते हैं कि एक दिन कर्पूरी ठाकुर की पत्नी ने उन्हें कहा कि नेताजी को कहिए कि 20-20 दिन घर से बाहर रहते हैं, कम से कम घर के राशन पानी का इंतजाम कर बाहर जाएं। तब कर्पूरी ठाकुर अपनी पत्नी, बेटी और रामनाथ ठाकुर के साथ पटना विधायक आवास में ही रहते थे। कर्पूरी ठाकुर ने सुरेंद्र किशोर को कहा, आप इन्हें कह दीजिए कि ये लोग गांव जाकर रहें। मतलब आप समझ सकते हैं, ये वो दौर था जब विधायकी से मिलने वाले 360 रुपए में घर चलाना था और उतना सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। कर्पूरी ठाकुर चंदे और घूस का फर्क समझते थे, इसलिए उन्होंने जब एक पैसे वाले पार्टी समर्थक से पार्टी के लिए 5,000 चंदा लिया और सहायक ने जब बाद में बताया कि वो तो 50,000 देने वाला था, तो उन्होंने भविष्य के नेताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि 5,000 चंदा होता है और 50,000 घूस। सहयोगी ने इस अंतर को पहली बार समझा और चुप हो गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये ईमानदारी उनके आड़े नहीं आई। वो जिस घर में पैदा हुए उस पर कभी प्लास्टर नहीं करा सके, जबकि कुछ लोग
सियासत में महल खड़ा कर लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर के सन 1988 में निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए। कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोंपड़ी देखकर बहुगुणा की आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा नेता और संपत्ति के नाम पर सिर्फ पुश्तैनी झोंपड़ी। उनके ही मुख्य मंत्रित्व काल में पटना में विधायक कॉलोनी यानी कौटिल्य नगर बसाने का सरकारी फैसला हुआ। विधायकों, सांसदों को सस्ती दर पर सरकारी जमीन दी गई। उस समय कई विधायकों और सांसदों और मंत्रियों ने कर्पूरी जी से आग्रह किया कि वे भी एक भूखंड ले लें, पर कर्पूरी जी ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। सन 1977 जयप्रकाश नारायण के पटना आवास पर जेपी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। कर्पूरी ठाकुर सूबे के सीएम थे। इधर उनका फटासा कुर्ता देखकर चंद्रशेखर ने मजाक में लोगों के सामने अपना कुर्ता फैलाकर कर्पूरी कुर्ता फंड के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया, जिसे सीएम ने ले तो लिया लेकिन रिलीफ फंड में जमा करा दिया। कभी फिसले नहीं, कभी टूटे नहीं। अपनी ईमानदारी पर, अपनी बोली पर, अपनी हिम्मत पर, अपनी कर्मठता पर वो अड़े रहे और सत्ता उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो तो टोटल मिलाकर 2.5 बरस तक वो उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री 2 बार रहे और आजीवन विधायक रहे। कर्पूरी ठाकुर परिवार का पुश्तैनी काम हज्जाम का था। उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी उनके पिता श्री गोकुल ठाकुर यह पुश्तैनी काम करते रहे। कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें कभी नहीं रोका बल्कि बढ़ावा दिया। काम को छोटा बड़ा करके देखने की दृष्टि को जैसे उन्होंने रौंद दिया था। वो जमीनी हकीकत जानते थे। वो जानते थे कि बिहार में सिपाही बनने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है। वहीं अंग्रेजी के चलते लड़कियां मैट्रिक पास नहीं कर पा रही थीं, जबकि उन दिनों आम तौर पर वर पक्ष न्यूनतम मैट्रिक पास दुल्हन चाहता था। इसलिए उन्होंने सूबे में मैट्रिक परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को ही समाप्त कर दिया। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में भूमि सुधार लागू करने की कोशिश की। आरक्षण को लेकर भी कर्पूरी ठाकुर सबको साथ लेकर चलने के पक्षधर थे और वही उन्होंने किया भी। बिहार में सरकारी सेवाओं में सन 1978 में 26% आरक्षण लागू हुआ। यह काम मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने ही किया। 26 में से 12% अति पिछड़ों, 8% पिछड़ों, 3% महिलाओं और 3% गरीब सवर्णों के लिए भी आरक्षण दिया गया। ये देश में आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने का पहला प्रयोग था। कर्पूरी ठाकुर के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर चुके यशवंत सिन्हा लिखते हैं, मैंने अपने पूरे जीवन में जितने भी राजनेताओं के साथ काम किया, या यूं कहिए कि मैंने जितनों के साथ काम किया, उनमें सबसे बेहतर 2 से 3 नेताओं में से कर्पूरी ठाकुर एक थे। वे बेहतर प्रशासक थे, हार्डकोर ईमानदार थे। राजनीति में इतना ईमानदार व्यक्ति मिलना या बने रहना मुश्किल था। केवल ईमानदार ही नहीं थे, बल्कि अपने साथ रहे लोग भी ईमानदार रहें, यह सुनिश्चित करते थे। निकट के लोगों की गड़बड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। कर्पूरी जी की सबसे बड़ी पहचान नैतिकता है, ईमानदारी। एक आपको और तथ्य बताऊं कि एक बार उन्होंने अपने एक जांच अधिकारी को कहा कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए राज्य में कि अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला दिखता है तो बिना मेरी जानकारी के भी सीबीआई गोपनीय जांच शुरू कर सकती है। यशवंत सिन्हा लिखते हैं कि परिवार के लोगों, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी उनके मुख्यमंत्री होने का कोई लाभ नहीं मिला। वो समस्तीपुर में गांव के झोंपड़ी नुमा अपने घर में ही रहती थी। एक बार सरकारी कार्यक्रम में मैं समस्तीपुर गया और वहां से उनके गांव गया। घर क्या था? टूटी हुई झोंपड़ी थी, एक टूटा हुआ स्टूल था। उसे पहुंचकर मुझे बैठने के लिए दिया गया। मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आग से मेरे लिए उन्होंने चाय बनाई। उस समय कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे।
एक पंक्ति में अगर आपको मैं कहूं तो उन्होंने अपना जीवन एक झोपड़ी से शुरू किया, 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहने और 1 बार छोड़कर कभी पराजित न होने वाले कर्पूरी ठाकुर ने जब अपना जीवन इस लौकिक दुनिया से उन्होंने छोड़ा तो सिर्फ एक ही झोपड़ी उनके पास थी। संपत्ति में उन्होंने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा। सिर्फ प्रेम, स्नेह, दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, बड़े आदमी के नज़दीक कैसे रहना चाहिए, बोली का वैल्यू रहना चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के काम की दृढ़ता से, सादगी से पत्रकार के रूप में यह पहला परिचय था। मैं दलेल चक बाघोरा कांड की रिपोर्टिंग करने के लिए निकला था। कर्पूरी जी वहां खड़े मिले। उनके चेहरे पर जो पीड़ा देखी वह अब भी स्मृति में है। किसी और दल का नेता वहां नहीं था। कर्पूरी ठाकुर ने बिना किसी पूर्व तैयारी के अपने पहले ही चुनाव के समय लगातार 4-5 घंटे तक बोलते और लोगों को बांधे रखने की क्षमता थी। यह अनुभव और अध्ययन का साझा योग ही रहा होगा। रोजाना 24 किलोमीटर पैदल आवाजाही कर पढ़ाई करने दरभंगा जाना, शायद इसी क्रम में यह ज्ञान अर्जित हुआ होगा। विनोबा जैसे संत को यह लिख देना कि आप राज्याश्रय आधारित आंदोलन कर रहे हैं, शासन के लोग आपके आंदोलन के लिए इंतजाम कर रहे हैं, तब आपका सम्मेलन संभव हो पा रहा है। इंदिरा गांधी जान गई हैं कि आप गांधी के सच्चे वारिस नहीं हैं। विनोबा जैसे संत को इतना कुछ लिखने का साहस उस समय किस नेता के पास था? वो वही लिख सकता था जिसमें खुद तप हो, नैतिक ताप हो, जो खुद उस कसौटी पर अपने को कसा हुआ हो। नैतिक, ये उनकी वैचारिक, ये उनके जीवन की पारदर्शिता, ये ताकत थी जिसने कर्पूरी जी को ये महान बनाया। अपने एक और संस्मरण में यशवंत सिन्हा भोला बाबू के बरक्स लिखते हैं कि एक बार जब कर्पूरी बाबू का घर बनाने के लिए 50,000 ईंटें भेजी गईं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने उन ईंटों से अपना घर न बनवाकर गांव का स्कूल बनवा दिया। आप मान सकते हैं कि तत्कालीन बिहार का वो माहौल जहां लोग कहकर अपने लिए सुविधाओं का अंबार लगाते हों, ऐसे माहौल में भी वो ध्रुव तारे की तरह चमकते रहे। और आज जब भारत रत्न के बहाने पूरा देश इस जननायक के जीवन को जान रहा है, तो उम्मीद की जाती है कि उनका जीवन जरूर मार्गदर्शक साबित होगा, वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी।